नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं वाई शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल 360 डिग्री मैथ में। तो चलिए दोस्तों, बिहार एसएससी का जो सेट चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था पिछले वीडियो के माध्यम से कि सर उसमें जो लास्ट का जो 2 प्रश्न बताए हैं उसमें साउंड ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा माइक बंद हो गया होगा दोस्तों, इसके लिए वो साउंड नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं है, ये वीडियो में पहले मैं उसी को बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे का सेट का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो क्वेश्चन बचे थे, है ना, वो लास्ट का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था। कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो है ना समय और दूरी और चाल जो होता है ना उससे संबंधित प्रश्न है। बस के बारे में बोला है कि एक बस है जो कि सामान्य चाल का 6/7 चाल से चलने के बाद वो 20 मिनट की देरी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई निश्चित दूरी होगा, उसको दूरी को तय करना होगा बस को, लेकिन उसको चलना चाहिए था 7 के चाल से, लेकिन चला किससे, 6 की चाल से। तो यहाँ पर 2 तरह की चाल हो सकता है दोस्तों। देखिए, यानी कि सामान्य चाल हम लिख देता हूँ ऐसा, समझ जाइएगा, और एक चला गया चाल, है ना, जिससे चल रहा है, वो चला गया चाल, है ना, जिस चाल से बस चल के गया। सामान्य चाल का यानी मैं बार बार यही बोलता हूँ दोस्तों कि हिंदी ग्रामर का, के, की और से, ये सब पकड़ के रखिए, बहुत अच्छे तरीकों से आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा सामान्य चाल का 6/7 से गया, यानी कि सामान्य चाल का के लिए किसके लिए आता है, नीचे वाला के लिए। तो 7 चाल उसका सामान्य था, लेकिन चला गया चाल क्या है, 6। और मैं एक चीज और भी बताया हूँ आपको, ध्यान रखिए इस चीज को कि यदि दूरी सेम है तो समय के उल्टा चाल और चाल के उल्टा समय हो जाते हैं। ये चीज मैं डील कर चुका हूं, है ना, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं वो सभी। तो यहाँ पर अगर हम समय का रेशियो निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, समय इसका हो जाएगा 6 कितने 7। आई बात समझ में, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा। अब आइए, यानी हम पढ़ सकते हैं आपकी कि सामान्य चाल उसका 7 था, चला गया चाल 6 हो गया। तो जब उसको उल्टा किए तो समय का रेशियो पता चल गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सही से, यानी कि सामान्य चाल से चलता तो 6 मिनट लगता, लेकिन चला गया चाल यानी 6 के स्पीड से गया तो 7 मिनट लग गया। तो किताब के अनुसार कहा कि 20 मिनट की देरी हो गई थी। हम लोग भी देखते हैं किताब के अनुसार कितना कहा कि 20 मिनट की देरी हो गई। हम लोग कितने कहेंगे, देखिए सामान्य चाल से चलता तो 6 मिनट में पहुंचता, चला गया चाल से पहुंचा है तो 7 मिनट में पहुंचा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट की क्या हो गई देरी हो गई। आई बात समझ में। तो आइए, किताब के अनुसार कितना 20, हमारे अनुसार 1। और कहा कि यदि सामान्य चाल से बस चले तो कितने मिनट में पहुंच सकती थी। तो बताइए, सामान्य चाल का समय क्या है, 6, यानी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 छक्के 20 से 120 होते हैं, मिनट में दिया हुआ है। यानी अगर आप आवर में करना चाहते हैं तो 2 आवर्स हो जाएंगे, है ना। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और था जो छूटा था, है ना, साउंड की वजह से। तो कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। देखिए, ये मैंने डायरेक्ट आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें कहा कि एक गाँव है ना, एक गाँव है, बोला एक शहर है, गाँव है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो इसमें क्या बोला था, शहर बोला है, गाँव बोला है, गाँव ही बोला है। चलिए, तो कहा कि गांव की कोई जनसंख्या होगा, पता नहीं कितना जनसंख्या है। ठीक है, गांव में कोई जनसंख्या होगा, पता नहीं है कितना जनसंख्या है, लेकिन पहले वर्ष में 5% की क्या हो गई, वृद्धि। उसके बाद दूसरे वर्ष में 5% की क्या हो गई, कमी हो गई। तब कहा कि कमी होने के बाद जो जनसंख्या है वो है 47,880। कितने हैं, 47,000, यहाँ लिख देता हूँ 47,880। कब है, 5, यानी 5% घटने के बाद। तो कहा कि बताइए जनसंख्या गांव की कितनी थी। अच्छा, एक चीज बताइए दोस्तों, यहाँ जो आया है यानी कि पहले वर्ष में बढ़ा था, दूसरे वर्ष में घटा था, तो दूसरे वर्ष घटने के बाद ही जनसंख्या हुआ होगा। तो आइए हम यहाँ से पीछे क्यों जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, एकदम एक चैनल में बनता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, 5% कमी था यहाँ की जनसंख्या, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके पीछे वाले जनसंख्या को क्या मानते हैं, 100।
100 इसलिए मैं टारगेट करता हूं हमेशा, ताकि उसका 1%, 1, 2%, 2, ये चीज मैं बहुत बार चर्चा किया हूं। तो अगर यहाँ की जनसंख्या 100 रहा होगा दोस्तों, तो 5% कमी हुआ है ना, तो 5% कमी पर जनसंख्या कितना होना चाहिए? 95। आई बात समझ में? किताब के अनुसार इतना, हमारे अनुसार कितना? 95। अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तब क्या निकलता है? यहाँ की जनसंख्या निकलेगी। लेकिन यहाँ की जनसंख्या क्या हुआ होगा? 5% वृद्धि वाली जनसंख्या हुई होगी ना, तो 5% वृद्धि हुई होगी, तो 5% वृद्धि पर इसकी तुलना कितना से करेंगे? 105 से, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 100 टारगेट करना है। आइए, अगर हम यहाँ की जनसंख्या निकालना चाहते हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहिए तो काट सकते हैं, देखिए, यानी इसको काट दीजिए। देखिए 21 बार में ये कट जाएंगे, 20 बार में ये कट जाएंगे, और ये कट जाएगा। देखिए 19 से काट सकते हैं, 19 बचे 95, 19 से काटिएगा, 19 दूनी 38 है ना, और 38 से ये बचिएगा कितने? 9, 19 बचे 95 हो जाएंगे, फिर 19 दूनी 38 हो जाएंगे, यानी इतना बच जाएगा। ठीक है, अभी और चाहिए तो और भी काट सकते हैं। देखिए 5 से काट दीजिए इसको, है ना, तो 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, 0 और 4, 5 का 20। अभी ये भी कटेगा, देखिए दोस्तों, है ना, 21 से इसको काट दीजिए, तो 21 दूनी 42 और 21 चौक 84, यानी 24 आ रहा है, यानी 24 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 48। ठीक है, 48 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 1 जीरो यहाँ रहेंगे, नहीं सॉरी, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, नहीं 3 जीरो। ठीक है, इतना आपका आंसर होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन 48 है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, आज का जो प्रश्न होगा टाइप का, ये 2 प्रश्न छूटा हुआ था जो कि मैं फिर से रिपीट कर दिया आपको। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है वो देखिए, कह रहा है कि एक बैंक है ना, k रुपया पर n वर्षों के लिए r के पावर 1/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है। ठीक है, एक अन्य बैंक l है पर n वर्षों के लिए r के पावर 3/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता है और ब्याज समान होता है। ठीक है, ब्याज समान देता है। k और l के बीच का अनुपात क्या होगा? देखिए कुछ नहीं है दोस्तों, बस साधारण ब्याज से जो नॉर्मली फार्मूला होते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो वही चीज यहाँ पर है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। कहा कि एक बैंक है जिसका नाम है k, है ना, जिसका नाम है k, और कहा कि ये जो है कि n के पावर कितने? n के पावर 2 वर्षों के लिए, है ना, समय दिया हुआ है, n के पावर 2 वर्षों के लिए r के पावर 1/2% दर से लगाता है। और ये कौन सा है? के बैंक। ठीक है, k रुपया लगाता है, सॉरी k रुपया लगाता है। ठीक है, k रुपया लगाता है ना, k रुपया n वर्षों के लिए बैंक लगाता है। दूसरा तरीका से लगाता है कि l रुपया लगाता है, l रुपया है ना, n के पावर q समय के लिए, और r के पावर दिया हुआ है 3/2 यानी दर प्रतिशत। तो कहा कि बताइए यहाँ से ब्याज जो है समान देता है, तो ब्याज जब समान देगा दोस्तों तो यहाँ का ब्याज दोनों बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो आइए, मूलधन गुना समय और गुना दर यानी 1/2/100 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर का 100 गायब हो जाएगा। तो इतना बराबर आप लिख सकते हैं L गुना NQ गुना R के पावर 3/2। अब जो कटता है उसको काट भी सकते हैं दोस्तों। देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ एगो n बचेगा। ठीक है, और ये 1/2 है यानी कि आधा है R, और यहाँ है 1.5 R। तो अगर इसको काटना चाहिएगा तो 1 R बच जाएगा, यानी इससे ही खत्म हो जाएगा, बाकी 1 R बच जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं K बराबर L बच गया, है ना, L बच गया, और यहाँ से N और R बच गया, है ना, N और R। आई बात समझ में? तो यानी कि आपको L और K के बीच अनुपात पूछा है, पहले K पूछा है, हाँ K और L के बीच पूछा है। तो K रेशियो अगर L निकालना चाहे तो K के लिए इसके बगल वाला और L के लिए इसके बगल वाला होता है, तो कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं K का मान NR रेशियो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि आपका NR रेशियो 1 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है ना, खाली काट छाट करना है बस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहा कि 2000 और 2020 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है। अच्छा देखिए, 8 से मैं एक बार और रिपीट किया था कि जो भी विभाज्यता का नियम है ना, वो आप ध्यान में रखिए, याद रखिए, उसको याद करने से आपको फायदा हो जाएगा कि आप
किसी भी डायरेक्ट ही प्रश्न पूछता है ना। जो विभाज्यता का नियम है उससे आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। 9 से विभाजित, 11 से विभाजित, 13 से विभाजित, 2 से विभाजित, 5 से विभाजित, है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखिए। कहा कि 2000 से लेके 2024 तक, है ना, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 से डिवाइड होगी, है ना। ये प्रश्न पूछा आपसे 2000 से और इतना के बीच में, है ना, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं 8 से डिवाइड होने वाली। तो देखिए पहले तो ये है कि यही 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 25 से 200 होते हैं, यानी कि यही डिवाइड हो जाएगा। तो पहला संख्या तो ये हो गया। तो इसके मतलब है कि पहले 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ना पड़ेगा और 24 तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे कितनी संख्याएं हो जाएगी बताइए। के बीच में बात किया है ना। ऐसा नहीं बोला कि से और के बीच में बहुत फर्क होता है। से इसको लगा के और के का मतलब इसको छोड़ के, ठीक है। तो आपको पहला तो ये संख्या हो जाएगा, लेकिन पहला संख्या क्या होगा, यहाँ से 8 जोड़िएगा तो 2008, ठीक है। फिर इसमें 8 जोड़िएगा तो 2016 और फिर 8 जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा। लेकिन 8 जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, तो इसका तो लेना नहीं है क्योंकि 24 तो ऑलरेडी है। के बीच में बोला है तो बस यही दो संख्याएं हैं ऐसी जो कि 8 से डिवाइड होगा। तो सिंपल है, बस ये मतलब माइंडसेट वाला क्वेश्चन था कि इतना से इतना में डिवाइड कौन सा होगा। तो ये वाला नहीं लेना है और ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि इसको छोड़ के बोला है, बीच में बोला है। यानी के का मतलब होता है छोड़ के और से का मतलब होता है पकड़ के, ठीक है। उसको पकड़ के मतलब इसको पकड़ के। आई बात समझ में। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि डॉग के बराबर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते। ये सब कुछ प्रश्न नहीं है दोस्तों, आसान प्रश्न है सब। देखिए अगला प्रश्न कहा कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह 18,000 रुपये कमाते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। तो ये इसमें क्या है, इसमें बहुत आसान प्रश्न है। कहा इसमें मिक्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 15 व्यक्ति 12 घंटे काम करते हैं। 15 व्यक्ति जो है वो 12 घंटे काम करते हैं और एक सप्ताह काम करते हैं। तो आप लिख सकते हैं 7 डेज, नहीं चाहिए तो नहीं भी लिख सकते, क्योंकि आगे आपको एक सप्ताह की बात किया है। तो इसको लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में यही चीज आपको फायदा कराएगा, ठीक है। तो कितने रुपए कमाते हैं बताइए। कमाते हैं आपको 1800 रुपये, तो 1800 लिख दीजिए। अब कहा कि दूसरी तरफ फिर से आप मिला लीजिए। कहा कि 18 व्यक्ति यानी 18 माइन हो जाएगा, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तब कितने पैसे कमाएंगे, यानी कि 100 रुपया, यानी कि x का मान आपको निकालना है, ठीक है। मैं 7 से क्यों नहीं गुना किया दोस्तों, क्योंकि बाद में ये कटने वाला है, कोई फायदा उसको है नहीं। ये आवर लिख सकते हैं, आवर से आवर कोई मतलब नहीं रहता, खत्म हो जाएगा। यानी अब जो करता है उसको यहीं से काट सकते हैं। देखिए इसको काट दीजिए, 3 तिहाई 9 कट जाएंगे, 3 चौके 12 कट जाएंगे। इसको काटिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 कट जाएंगे, ठीक है। और भी कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल कटेंगे। 3 से काट दीजिए इसको, 3 5 15 कट जाएंगे 5 बार में। अब तो मुझे लग रहा है नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो इधर काट दीजिए। देखिए ये 0 से 0 5 दूनी 10, 1 0 खत्म हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू इधर गुना होगा x और ये वाला वैल्यू उधर गुना हो जाएगा, यानी कि 18 दूनी 109 8 72, यानी कि 162 हो जाएंगे, है ना। 162 पर 1 0, यानी कि 1620 रुपया होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कहाँ गया, यानी कि 1620 डबल 0 होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 18,000 थे कि 1800 है, 18,000 है दोस्तों, सॉरी ये 18,000 है। तो 18,000 लिखिए, यानी कि डबल 0 आ जाएंगे, यानी कि 16,200 रुपये होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहा। अगला प्रश्न कहा है कि एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते हैं। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो वो शेषफल कितने होंगे। तो जहां भी इस तरह का प्रश्न पूछता है ना दोस्तों, तो देखिए मैं सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है एग्जाम में वो मैं बताता हूं, और मैक्सिमम टाइम में तो मैं उसका डिटेल्स भी बताता हूं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भाज्य बराबर भाज्य गुण में भागफल प्लस शेष करते हैं वो वैल्यू यहाँ नहीं लगाना है, नहीं तो थोड़े लंबे चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट टारगेट कीजिए। कहा कि एक संख्या था कितना पता नहीं, लेकिन इसको 304 से डिवाइड किया तो इसका शेषफल के रूप में, देखिए मैं समझा रहा हूँ, शेषफल के रूप में कहा कि शेष जो है ये 43 प्राप्त होता है। अब कहा कि यही संख्या को 16 से डिवाइड कर दिया जाए तब शेषफल क्या होगा।
तो ऐसे मामलों में क्या कीजिए कि निश्चित रूप से जो 16 दिया गया है संख्या वो 304 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जब 304 को डिवाइड करेगा तो निश्चित रूप से 304 जब इसको डिवाइड कर देता है और इतना शेषफल बचता है, तो निश्चित रूप से जब ये इसको डिवाइड किया तो ये संख्या इसको भी डिवाइड कर दिया होगा। आई बात समझ में? तो जब ये संख्या इसको डिवाइड कर दिया है तो संख्या हम क्यों पता करें भाई कि कौन सा संख्या था? हमको तो शेषफल चाहिए, तो शेषफल को टारगेट करेंगे। तो ये जो संख्या बच गया है तो ये 16 भी इसको डिवाइड करेगा, है ना। बाद में जो संख्या बच जाएंगे वही शेषफल आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इसमें 16 से डिवाइड करना था दोस्तों, आपका आंसर आ जाना चाहिए। यानी कि 16 में 1 से 43 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32 हो जाते हैं। 32 इसमें से लेस कर दीजिए आप, तो वही शेषफल बच जाएंगे, यानी कि 11, है ना। यानी कि शेषफल के रूप में कितने बचने चाहिए? 11 बचने चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से ब्याज में 30 रुपए का अंतर होते हैं। जो ब्याज है वो 30 रुपए अधिक होते हैं, है ना। धनराशि मूलधन क्या है? तो देखिए इसमें राशि तो पता है नहीं, है ना, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कोई टारगेट कीजिए, है ना, मैं बताया हूं आपको लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों में और इसमें परसेंटेज के प्रश्नों में भी, ठीक है, कि वहां पर जो साधारण ब्याज के प्रश्नों में भी, कि अगर कभी भी किसी चीज को टारगेट करना हो तो 100 ही टारगेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ कहा कि एक मूलधन है, लेकिन मूलधन पता नहीं कितना है, और उसमें कहा कि 1.5 वर्ष के लिए जो है वो 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मूलधन हम 100 टारगेट करते हैं, मूलधन को 100 टारगेट करते हैं, तो कहा कि 1.5 वर्ष के लिए, तो 1.5 वर्ष के लिए मतलब 1.1/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर 10% ले रहा है, और दूसरे तरफ 1 वर्ष के लिए जो है वो 12% दर के हिसाब से ब्याज ले रहा है। तो यहाँ का ब्याज क्या होना चाहिए? यहाँ का ब्याज क्या होना चाहिए? तो आपको डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि सर मूलधन अगर 100 है तो दर और समय को गुना करने से ब्याज मिलता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समस्या तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ है। आइए जरा इसका ऐसा ही निकालते हैं, यानी कि इंटरेस्ट निकालते हैं कि क्या होना चाहिए। तो बताइए 100 माने है मूलधन, तो ब्याज और दर यानी समय और दर को गुना कर देते हैं तो ब्याज निकलता है। तो बताइए 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2 में 10 से गुना कीजिए, कितने हो जाएंगे? यानी कि 15, है ना। तो यहाँ हो जाएंगे 15 रुपये। आई बात समझ में? यहाँ एक रुपया है, मतलब 1 वर्ष है, समय और दर कितने हैं? 12। तो अगर हम मूलधन 100 माने हैं तो जो दर प्रतिशत है और समय को गुना करने से ब्याज निकल जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा 12। तो वही कहा कि जो इस वाले जो रेट है ना, इस वाले जो आपको ब्याज लग रहे हैं वो इस वाले ब्याज से 30 रुपए अधिक है। तो बताइए किताब के अनुसार 30 रुपए अधिक है, हमारे अनुसार कितना अधिक है? बताइए 3 रुपए अधिक है। तो 30 की तुलना कितने से करेंगे? 3 से। और कहा कि मूलधन बताइए कितना है? तो मूलधन के लिए कितना से गुना करेंगे? 100 से, क्योंकि 100 टारगेट किया था मैंने। आई बात समझ में? तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएंगे? 10 या 30, यानी कि 10 पर हो जाएंगे 3 जीरो, ठीक है, सॉरी 1 पर 3 जीरो, यानी कि 1000 रुपये। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न बनाइए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहा कि यदि एक दुकानदार पांच खरीदे एक मुफ्त पाए, है ना, कि एक छूट योजना की घोषणा करता है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों ये जो है ना प्रश्न, कहते हैं ना कि 5 आम खरीद पर 1 आम फ्री मिलता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है यहाँ, ठीक है ना। तो इसमें कहा कि जो है 5 खरीदने पर हमको 1 फ्री मिलता है, मुफ्त में मिलता है, तब बताइए उसका छूट की प्रतिशत क्या होना चाहिए? तो आप बताइए दोस्तों, 5 आप खरीदिएगा, उसमें 1 आपको छूट दे रहा है, तो टोटल आपको कितने हो जा रहे हैं? 6, है ना। टोटल कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। टोटल कितने हो रहे हैं? 6, यानी कि 6 आम हो गया। पहले आप समझिए कि 5 आम खरीदा, लेकिन 1 आम उसमें छूट दे रहा है, तो 5 आम के साथ 1 आम मिल रहा है, यानी इसका मतलब टोटल आम कितने हो गए? 6। छूट कितना दे रहा था? 1। तो वही क्वेश्चन बनेगा, 1 जो है अब 6 का कितना प्रतिशत है? आई बात समझ में? टोटल कितना हुआ? 6। 1 छूट दे रहा है आपको, तो यानी कि 1 छूट मिल रहा है, तो वही पूछा 1 जो है 6 का कितना प्रतिशत है? तो क्वेश्चन बनेगा 1 है 6 का कितना प्रतिशत? आइए प्रतिशत निकालना, 100 से गुना कीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए, इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 2 से काटिए, 2 तिया 6 कट जाएंगे, 2 से काटिएगा 50 कटेंगे, यानी कि 16 तिया 48, ठीक है, पॉइंट 2 बचेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18,
ठीक है, यानी कि 16.66 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 16.67 दिया है दोस्तों, है ना, 16.67 आएगा, क्योंकि 6 एवब ऑफ 6 से डायरेक्ट आप एक इंक्रीज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपको डायरेक्ट परसेंटेज छूट का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हाँ, गलती इसमें मत कीजिएगा कि 1/5 मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि छूट जो है टोटल में से दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न कुछ जो है अलजेब्रिक वैल्यू से दिया गया है। कह रहा है कि a के पावर जो है a के पावर 9 गुना b के पावर 9 गुना c के पावर 3 और बट्टा में दिया है a के पावर 7 गुना 5 a के पावर 5 और गुना c के पावर 2। तो इसको सरल कीजिए। सरल कीजिए का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए, आप एक रूल पढ़े होंगे, है ना, कि अगर a, जैसे ये वाला कि a के पावर अगर डिवाइड वाला कि a के पावर n है, ठीक है, और बटा अगर a के पावर m है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे कि a के पावर n माइनस m। आई बात समझ में? ये आप पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम में ऐसा आता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला अगर आप ये अरेंजमेंट नहीं करने आता है तब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि राशि है, सेम राशि है, तो काट छाटा पर आराम से कर भी सकते हैं। देखिए, a के पावर 7 है, a के पावर 9 है, तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा हटने वाला है, तो बचेगा a के पावर यहाँ 2। कोई दिक्कत यहाँ तक समस्या तो नहीं होगी। 5 है, ये 9 है, तो बताइए कट जाएगा 4, तो बचेगा b के पावर 4। ये c 1 है, यानी c 2 है, c 3 है, c बचेगा खाली 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा, a के पावर 2 गुना b के पावर 4 गुना c। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है आप देख सकते हैं, कहाँ है ये वाला ऑप्शन? a के पावर 2, b के पावर 4 और c के पावर 1, यानी c के पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1। c का पावर कुछ भी नहीं था 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गर्मी इतना है ना दोस्तों कि ये इंक बार बार मेरा ड्राई हो जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्वेता और मोनिका एक व्यवसाय में 2:1 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 1347 रुपया है, तो श्वेता और मोनिका को लाभ के रूप में कितना, लाभों में कितना का अंतर है? देखिए, कुछ नहीं प्रश्न है, ये जो है आपको पार्टनरशिप में आता है ना, पार्टनरशिप में वो सेम पार्टनरशिप का ही प्रश्न दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें कहा है कि श्वेता है, श्वेता को एस मान लीजिए, और एक मोनिका है तो मोनिका को एम मान लीजिए। ये पूंजी के रूप में जो है निवेश करती है। क्या निवेश करती है? तो 2:1 में निवेश करती है। उसके बाद कहा कि ये जो है वैल्यू निवेश करने का है, लेकिन कहा कि उसके लाभ जो टोटल होते हैं वो 1347 रुपया है। 1347 रुपया टोटल क्या है? लाभ है। आइए दोस्तों, एक चीज मैं समझाता हूँ यहाँ से कि यदि, देखिए पहले ये क्वेश्चन है ना, लेकिन इसे समझाता हूँ। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्तों कि यदि पूंजी है ना, यदि कोई पूंजी लगाया है तो पूंजी जो होता है वो क्या होता है, तो पूंजी लाभ बराबर जो होता है, लाभ बराबर क्या होता है कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। अगर पूंजी में समय से गुना कर दे तो क्या निकलता है? लाभ। ये आपको कहाँ पढ़ना है? पार्टनरशिप में। ठीक है, पूंजी गुना समय लाभ के अनुपात होता है। तो लाभ के यहाँ पर पूंजी का अनुपात है, ठीक है, लेकिन समय नहीं है ना, तो हम उसको लाभ के अनुपात कह सकते हैं क्या? तो कब ऐसा लाभ के अनुपात कह सकते हैं कि जब समय इंडिकेट नहीं किया गया हो। अगर समय का चर्चा नहीं करें ना, तो आप मान के चलिए कि दोनों का समय इक्वल है, और अगर समय पार्टिकुलर दे दिया जाए तब हम समय से गुना करना पड़ेगा, पूंजी में समय से गुना करेंगे तब लाभ का अनुपात आएगा, तब इसकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है वो लाभ दिया गया है। तो यहाँ पर समझना ये होगा कि ये जो पूंजी का अनुपात है, यही इसको हम लाभ का अनुपात बोल सकते हैं। आई बात समझ में? क्यों लाभ का अनुपात बोल सकते हैं? किसी के मन में आएगा ये चीज, तो मैं यही समझा रहा हूँ कि पूंजी गुना समय लाभ होता है। तो यहाँ पर समय का चर्चा तो नहीं किया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समय का अगर चर्चा नहीं है ना, तो जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात हो जाएगा। तो लाभ का अनुपात पूंजी का अनुपात है, नहीं समय का कोई चर्चा है नहीं, तो लाभ बराबर पूंजी, पूंजी बराबर लाभ।
ठीक है। तो आइए, किताब के अनुसार कहा कि इतना रुपया का लाभ है टोटल, हम लोग कहेंगे 2 और 1 3 रुपया का लाभ हो रहा है। कहा कि दोनों में अंतर कितने का है लाभ का, बताइए कितने का अंतर है, 1 का, यानी कि 1 से गुना कीजिए, यानी कि खाली काटना था इसको, है ना। काट दीजिए इसको, देखिए 4 तिया 12 कट जाएंगे, है ना, 12 14 बचेंगे, 4 तिया 12 कट जाएंगे और 7 2 बचेंगे ना, 9 तिया 27, यानी कि 449 आप ऑप्शन देख सकते हैं, 449 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, देखिए, है ना। और थोड़ा कोशिश कीजिए दोस्तों, है ना, वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ हेल्प मिलता है इस वीडियो से, तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना। और अगर आपको कुछ राय है तो आप कमेंट में राय भी रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4/9 4/9 और 4/29 सॉरी 26 और 56/71 और 28/81। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, कहा कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, है ना। तो मैं आपको सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न ऐसे पकड़ने के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए, ऐसे मामलों में आपको 4-5 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें, लेकिन 4-5 तरह से प्रश्न जब पूछेगा ना, तो आपको 3-4-5 तरह का आपको टेक्निक भी पता होना चाहिए इसको पकड़ने के लिए, कि कौन सा रूल यहाँ पर लगाएंगे कि जल्दी पकड़ पाएंगे। एक होता है डिसिमल मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, एक होता है कि आपको कॉमन मेथड, ठीक है, तो एक होता है बेस मेथड। तो ये सभी मेथड होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा फायदा करेगा, है ना, उसको पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ा संख्या है नहीं, तो ज्यादा बड़ा जब संख्या नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पकड़ सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जिसका अंश, है ना, इधर से इधर गुना करेंगे, इधर से इधर गुना करेंगे, तो जिसका अंश अगर बड़ा है ना, वो भिन्न बड़ा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आइए जरा चेक करते हैं इसमें। और पहली बात तो ये है कि और भी थोड़ा आसान बनाना है, तो इसमें देखिए जो कॉमन मिलता है ना, अगर नीचे कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको निकाल सकते हैं, ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको निकाल सकते हैं, भूल सकते हैं। 4 4 4 सब में 4 मिल रहा है, तो क्यों ना 4 हटा ही दिया जाए। तो हम 4 को हटा देंगे तो 1/9 बचेगा, 4 को हटा देंगे तो 1/26 बचेंगे, 4 को हटा देंगे तो ये बचेगा 14, और 14 बटा कितना 71। और अगर इसमें 4 को हटा देते हैं दोस्तों तो ये बचेगा 7 चौ 28 यानी 7/81। अब देखिए जो भिन्न ये था पकड़ने के लिए, अब ये भिन्न बच गया, है ना। तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं आसानी से, जो कॉमन बाद में ले लिए है ना पहले हम, तो बाद में उसको हम ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए जरा ट्राई करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 26, यानी कहीं ना कहीं ये तो छोटा हो रहा था, जो छोटा हो रहा है उसको कर देंगे, कोई मतलब नहीं। अब इससे इसको तुलना कर लेते हैं थोड़ा। देखिए तो 9 से 14 में गुना कीजिएगा तो ज्यादा बड़ा वैल्यू हो रहा है, 71 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, यानी कि 71 रह जाएंगे, कहीं ना कहीं ये वाला वैल्यू छोटा हो रहा है, इसको हटा देते हैं। अब आइए ये दोनों में जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से, नहीं तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि बड़ा वैल्यू को ही टारगेट कर लीजिए जो छोटा वैल्यू है, यहाँ से इसको भी आप ले सकते थे। देखिए तो 9 सते 63 और 81, है ना, यानी कि यही वाला वैल्यू बड़ा हो रहा था, यानी कि ये छोटा हो रहा है, यानी कि कट जाएगा, बाकी आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इसके सामने कौन था ये, यानी कि 56/71 सबसे बड़ा भिन्न है दोस्तों। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो ये सब ज्यादा कुछ परेशानी करने वाला है नहीं, और अगर ज्यादा आपको परेशानी करता है बड़ा छोटा भिन्न पकड़ने में ना, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, एक बार देख लिए तो आपको पूरा लाइफ कभी भूलने वाले नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 180 और 12 है, यदि इनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसमें क्या करना था दोस्तों, देखिए दो संख्या यानी कि संख्याओं का गुणनफल, है ना। आपको एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ाया हूं मैं, सेपरेट चैप्टर पढ़ाया हूं, आप जाके देख सकते हैं ना, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहा कि एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एक संख्या भी दिया हुआ है, तो कहा दूसरी संख्या क्या होगा। तो हमको ये चीज पता है दोस्तों, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। आई बात समझ में। तो पहली संख्या तो दिया हुआ है, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ था 36, यानी एक संख्या 36 दिया, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा तो एलसीएम और एचसीएफ का मान भी दिया हुआ है ना। तो कहा कि 180 और 12 है, तो 180 गुना 12, कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए यहाँ तक।
देखिए 12 तिया कितने हो जाएंगे 36 3 बार में, और इसको काटिएगा तो 6 तिया 18 6 बार में 60, यानी कि दूसरी जो संख्या होने वाली है वो कितने के बराबर होने वाली है 60 के बराबर होने वाली है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आई बात समझ में। तो चलिए दोस्तों ये सेट में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों।